नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे लेमार्क और उसके सिद्धांत, जिसे लेमार्किज्म या लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेमार्क और लेमार्किज्म। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि लेमार्क 1744 से लेकर 1829 तक, और सर्वप्रथम इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड वर्ड बायोलॉजी, पहली बार जीव विज्ञान शब्द, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क ने दिया। इनकी एक बुक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेमार्क की बुक है फिलोसॉफी जूलॉजी क्यू। फिलोसॉफी जूलॉजी क्यू, ये लेमार्क की बुक है, याद रखना है। लेमार्क ने पहली बार जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द दिया। फिलोसॉफी जूलॉजी क्यू, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसमें एक सिद्धांत दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। पैदा होने के बाद जो लक्षण एक्वायर्ड किए जाते हैं, उपार्जित किए जाते हैं, वो भी इनहेरिटेंट होते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, ऐसा मानना था लेमार्क का। इसे डॉक्टराइन ऑफ एपेटेंसी भी कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेमार्क के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है, क्योंकि लेमार्क ये बताता है कि जिन अंगों का ज्यादा यूज करेंगे वो आकार में बड़े और लंबे हो जाएंगे, और जिन अंगों का उपयोग कम करेंगे वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। और लेमार्क ने इसके लिए उदाहरण भी दिए, जिराफ और सांपों के पैर से संबंधित। देख लीजिए। आइए, तो लेमार्किज्म या लेमार्क ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि आंतरिक जैविक बल, इंटरनल वाइटल फोर्स के कारण उद्व विकास के दौरान शरीर का आकार निरंतर बढ़ता रहता है। आंतरिक जैविक बल, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। इंटरनल वाइटल फोर्स, इसकी वजह से एवोल्यूशन के दौरान निरंतर लगातार जीवों का आकार बढ़ता रहता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि नई आवश्यकताओं के कारण शरीर में नए अंग और संरचनाएं निर्मित होती है। जिस क्लियरिटी के साथ मैं आपको लेमार्क और लेमार्किज्म बता रहा हूं, इसी क्लियरिटी के साथ पढ़ना है। दिमाग में बेवजह की उल्टी सीधी थॉट प्रोसेस नहीं सोचनी है। क्या कहा? क्योंकि कई बार आप चीजों को ज्यादा तरीके से सोचेंगे तो फिर दिमाग में ही बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। हमें एग्जाम का क्वेश्चन क्लियरिटी के साथ सॉल्व करना है। ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखिए। जीव को नई आवश्यकता हुई तो वो नया अंग और संरचनाएं उसमें बन सकती है, ऐसा लेमार्क का मानना है। कई बार हम चीजें पढ़ते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसा होता है या नहीं होता है वो अलग बात है। लेमार्क ने क्या कहा वो देखना है। जिन अंगों और संरचनाओं का अधिक उपयोग किया जाता है वे आकार में बढ़ती जाती है, और जिन संरचनाओं का कम उपयोग किया जाता है उनका आकार कम होता जाता है और वे निष्क्रिय हो जाती है। इसीलिए इसे थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज कहा जाता है। लेमार्क ने कहा कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, फिर उसे आवश्यकता हुई बड़े पेड़ पौधों की पत्तियां खाने के लिए, तो फिर गर्दन धीरे धीरे लंबी हो गई। सांपों के पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इसका यूज नहीं किया, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। यह लेमार्क का मानना है। चलिए, जीवन काल में उपार्जित या एक्वायर्ड कैरेक्टर की वंशागति अगली पीढ़ी में भी होती है। ये चार स्टेटमेंट है लेमार्क के, और इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने उदाहरण भी बताए। पहला, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। घोड़े के उद्भव विकास में आप देखेंगे तो पहले घोड़े का साइज छोटा था, वो कुत्ते की तरह था, और धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान उसका आकार बढ़ा। तो ये बताता है, या लेमार्क ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी पुष्टि करता है।
जिराफ जिराफ के बारे में लेमार्क ने कहा कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी और फिर धीरे धीरे आवश्यकताओं के अनुसार लगातार उसने इसका उपयोग किया और गर्दन लंबी हो गई। वाटर बर्ड या डक जो बतख है, वो उसके अंदर जो पैर है वो जालीदार होते हैं, जाल नुमा होते हैं। वेब्ड पीट बाय कांस्टेंट स्ट्रेचिंग, लगातार वो तैरते समय उनको स्ट्रेचिंग करती थी। तो लेमार्क ने कहा इसलिए बतख के जो पैर है वो वेब्ड फीट या जाल नुमा पैर हो गए, जिसे तैरने में आसानी होती है। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक, ये मैं आपको बता चुका हूं कि पहले सांपों के पैर हुआ करते थे लेकिन उन्होंने इसका यूज नहीं किया और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। मसल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ आर मोर डेवलप्ड, ये भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोहार होता है, लोहे का काम करता है, उसकी मसल्स जो है वो मजबूत होती है। और फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ान रहित पक्षी, जो कीवी, ऑस्ट्रिच, एमू, ये पक्षी है जो उड़ते नहीं है। इनमें फ्लाइट मसल्स जो है, इन्होंने उड़ना बंद कर दिया और वो फ्लाइट मसल्स क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। देख लीजिए, तो ये एग्जाम्पल है लेमार्किज्म। फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में देखिए, कीवी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रिच अफ्रीका में, एमू इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रिया में। देखिए, पहले ये सभी पक्षी उड़ते थे, उड़ते उड़ते, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड पहुंच गए और वहां खूब खाना था और कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर उड़ने की जरूरत भी नहीं समझी और वहीं रहने लग गए और फिर उनकी फ्लाइट मसल जो है वो इनएक्टिव हो गई। देखिए, लेस डेवलप्ड हो गई फ्लाइट मसल्स, यूं भी कह सकते हैं। देखिए, अब क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म, लेमार्क ने जब ये बातें बताई कि उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, तो फिर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन सारे स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया। इसमें दो महत्वपूर्ण नाम है, कुवियर और वीजमान, जिसमें जितनी भी बार क्वेश्चन पूछा गया है वीजमान से संबंधित पूछा जाता है। इन्होंने क्या किया वो देखते हैं। टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, रेमार्क ने कहा कि इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से एवोल्यूशन के दौरान जीवों का आकार बढ़ने की एक टेंडेंसी पाई जाती है। तो फिर इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, जब आकार बढ़ने की टेंडेंसी है तो कोई व्यक्ति मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, लगातार वो आंखों का ज्यादा उपयोग कर रहा है, तो अगली जनरेशन में आंखें बड़ी होनी चाहिए। आंखें कमजोर क्यों हो जाती है? पढ़ने वालों की आंखें कमजोर नहीं होनी चाहिए। न्यू ऑर्गन्स डेवलप्ड वेयर द ऑर्गेनिज्म फील दियर नीड, इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी जीव को किसी अंग की आवश्यकता है तो इवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान उड़ना चाहता है और वो ऐसे हाथ पैर हिलाने का प्रयास करे, तो ऐसा नहीं है कि उसके पंख आ जाएंगे। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में, पहलवान के बच्चे पहलवान नहीं होते, खिलाड़ी के बच्चे खिलाड़ी नहीं होते, बहरे के बच्चे बहरे नहीं होते। ये बातें देख लीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने लेमार्क के लेमार्किज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए। एक और एग्जाम्पल है, चाइनीज महिलाएं लोहे के जूते पहनती है लेकिन फिर भी नए जन्मे बच्चे के पैर नॉर्मल साइज के होते हैं। चाइना में ऐसा माना जाता है कि जिस महिला के पैर छोटे हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो सभी महिलाएं पैरों को छोटा रखने के लिए लोहे के बहुत टाइट जूते पहनती है। सदियों से ऐसा चलता आ रहा है लेकिन फिर भी नया जो बच्चा आता है उसको वैसे ही टाइट जूते ही पहनने पड़ते हैं, उसके पैर छोटे नहीं हुए। वीजमान ने थ्योरी दी थी जर्म प्लाज्म थ्योरी। पहला क्वेश्चन तो यही है, जर्म प्लाज्म थ्योरी, जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया? वीजमान ने। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि उन्होंने लगातार 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी और पूंछ की लंबाई कम नहीं हुई।
लेमार्क के अनुसार तो थोड़ी तो कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जर्म प्लाज्म थ्योरी, वीजमान जनन द्रव्य सिद्धांत, ये लेमार्कवाद का खंडन करते हैं। पहले लेमार्क ने लेमार्किज्म दिया, लेमार्कवाद दिया, फिर कुछ वैज्ञानिकों ने उसका खंडन किया, उसके बाद भी कुछ वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद को नए तरीके से प्रस्तुत किया। इसे कहा जाएगा न्यू लेमार्किज्म। देखिए, a group of scientists has further studied Lamarck's theory and has supported its modified form, which is known as neo-Lamarckism। और इस नव लेमार्कवाद में किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा? मैकडोगल, बिलिप्सन और म्यूटाजन के बारे में बताने वाले मूलर, इन तीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा नियो लेमार्किज्म। मैकडोगल ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर चूहे को एस्केप रूट, एक सिस्टम होता है जिसमें चूहे को एक जगह से दूसरी जगह बैरियर से बच के जाना होता है, एक बार अगर वो बच के चला गया तो दूसरी बार एरर कम करता है। तो मैकडोगल ने 40 से 45 जनरेशन तक एस्केप रूट की ट्रेनिंग दी चूहों को, तो उन्होंने पाया कि अगली जनरेशन में धीरे धीरे एरर कम हो रही थी। बिलिप्सन, इन्होंने रेट केप्ट फ्रॉम द सेवरल जनरेशन इन अ केज बिकम अडेप्टेड टू रोटेटिंग कंडीशन। चूहे को एक केज में रखा, बहुत सारी पीढ़ियों तक वो उस पिंजरे में ऐसे गोल गोल घूमता रहा। बहुत पीढ़ियों के बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसको पिंजरे के बाहर भी रखा तो भी वो ऐसे गोल गोल ही घूम रहा था। इसका मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर भी इनहेरिटेंट होते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। क्लियर है? उसके बाद है मूलर ने म्यूटाजन या उत्परिवर्तन जन के बारे में एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। मस्टर्ड गैस, HNO2, NH2OH, इथाइल मीथेन, ये उत्परिवर्तन जन है, म्यूटाजन है। ये जीन में परिवर्तन कर देते हैं और वो लक्षण फिर अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, इस बात का एक एविडेंस है। तो ये तीन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि लेमार्क जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ कुछ होता है। अब आप ये माने कि अभी क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंट होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपको लेमार्क की बात याद रखनी है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए वीजमान की बात याद रखनी है, और फिर न्यू लेमार्किज्म के वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है और उन्होंने क्या क्या बातें कही, इतना ही आपको याद रखना है। अभी आगे कोई थ्योरी या स्टेटमेंट आएगा तो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अपने ही दिमाग से ये रिजल्ट या परिणाम लाने का प्रयास मत करो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंट होते हैं या नहीं होते हैं, कि सर क्या माने। क्वेश्चन अगर आया तो वो आपको बताएगा कि लेमार्क ने क्या कहा, वीजमान ने क्या कहा, और न्यू लेमार्किज्म में मैकडोगल, बिलिप्सन और मुलर ने क्या कहा। और ये लेमार्क, इसके बारे में दो बातें तो हमने पढ़ी है कि इन्होंने बायोलॉजी टर्म, जीव विज्ञान शब्द दिया, और दूसरा हमने देखा कि इन्होंने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये थ्योरी दी। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। और भी लेमार्क ने क्या क्या किया वो यहां पर आप एक साथ लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने लेमार्क के बारे में जहां जहां भी इन्होंने बायोलॉजी में अपना योगदान दिया उसको बहुत अच्छे से समझा रखा है, देख लीजिए। तो ये लेमार्क और लेमार्क का जो क्रिटिसाइज करने वाले वैज्ञानिक और न्यू लेमार्किज्म, इसको क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बताया है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।